जो पार्ट 2 है वो उसके बाद आता है। पार्ट 2 में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स या कुछ और चीजें। इसमें जो बताना होता है, एक तो होता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है वो 72 है कुल मिलाकर, जो मेंस में रह जाते हैं 24। प्रीलिम्स में इसलिए कि तो संख्या ज्यादा है लोगों की, और दूसरा क्योंकि प्राथमिक एग्जाम है तो हम हर बच्चे से ये उम्मीद करें कि वो बहुत दूर ट्रैवल करके जाएगा, वो भी ठीक बात नहीं है। इसलिए लगभग हर व्यक्ति के घर के आसपास जहां जहां संभव है सेंटर्स हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में 9 सेंटर्स प्रीलिम्स में काम करते हैं, जबकि मेंस में उत्तर प्रदेश में केवल 2 सेंटर रह जाते हैं, लखनऊ और प्रयागराज। जबकि प्रीलिम्स में तो गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, अलीगढ़ भी है, आगरा भी है, गोरखपुर भी है, इलाहाबाद, लखनऊ तो है ही। इस तरह से बहुत सारे सेंटर्स हैं। दूसरा, इस समय आपसे आपकी फी डिटेल्स मांगी जाएंगी। और फी आपको पता है कि यदि आप एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं या महिला अभ्यर्थी हैं या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसको हम पहले पीएच कहते थे ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति बोलते थे। अब 2016 में एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। उसमें यह शब्द दिया गया है कि जब भी हम किसी को आरक्षण देंगे तो उसको बोलेंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति इन चारों में से किसी कैटेगरी में है तो उसकी फीस है 0, एग्जम्प्टेड है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी से है या ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है, इनके लिए जो फी है वो है 100 रुपए प्रीलिम्स की। बहुत रोचक बात है कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उसकी फीस ज्यादा रखी है। और अभी शायद ईडब्ल्यूएस के नियम धीरे धीरे बन रहे हैं, लेकिन बहुत मजेदार कॉन्ट्रडिक्शन है कि जो आर्थिक वजहों से आरक्षण ले रहा है उससे फीस ले रहे, और जो अन्य वजहों से आरक्षण ले रहे उससे फीस नहीं ले रहे। अभी तक की स्थिति है। इसके अलावा जो पार्ट 2 में आपको भरना होगा, एक तो अपना सुंदर सा फोटो खिंचवा के ले जाइए। वो फोटो जिसमें पहचान में आते हो, शादी ब्याह वाला फोटो नहीं, एकदम तैयार होके। मुझे एक दो बच्चों ने 2 फोटो दिखाई कि क्या ये दे सकते हैं। वो फोटो ऐसा था जैसे काला चश्मा लगा के ऐसे करके देख रहे हैं साइड से फोटो, रेनबो टाइप का फोटो। तो फोटो ऐसा जिससे आपको पहचाना जा सके, और बहुत सामान्य फोटो, पासपोर्ट साइज ऑफिशियल फोटो। इसके साथ में आपके सिग्नेचर्स, एक कागज पे अपने सिग्नेचर्स करके फिर लेके जाइएगा, और वो जो साइबर कैफे वाला होगा वो अपने मैनेज कर लेगा उससे क्या करना है, कैसे उसको फोटो खींचनी है। इन दोनों की शर्त ये होती है कि जो आप फाइल बनाएंगे वो बनेगी जेपीजी की फाइल, और वो फाइल 20 केबी से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। उससे बड़ी फाइल अगर होगी या छोटी फाइल होगी तो उस फाइल को वो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर ये काम आपका नहीं है, ये तो साइबर कैफे वाले का काम है कि वो अपने आप उसकी केबीज को मैनेज कर लेगा। आपको बस पता रहे कि कोई बहुत हैवी फोटो उसमें मत लेके जाइए। इसके अलावा एक चाहिए आपको फोटो आईडी। फोटो आईडी आपके पास कोई ना कोई होगा ही। जैसे फोटो आईडी में क्या क्या हो सकता है, एक तो आधार कार्ड। मेरे ख्याल से आजकल तो भारत में सबके पास आधार कार्ड हो ही गया होगा लगभग। आप में से किसी के पास नहीं है आधार कार्ड? हाँ, सबके पास है। जिसके पास आधार नहीं उसके पास आधार नहीं। तो भारत में रहना बड़ा मुश्किल है आजकल आधार के बिना। धीरे धीरे हर चीज में आधार लागू हो ही गया। आधार ना हो तो पैन कार्ड, और पैन अभी आपके पास शायद नहीं होगा, अभी आप स्टूडेंट है तो कम ही लोग रखते होंगे। किस किसके पास है पैन कार्ड? अरे वाह, लगभग सबके पास है। टैक्स पे करते हैं आप लोग? अच्छा, वैसे शौक में मनवा लिया है कि आप दिखा सके कि पैन कार्ड है हमारे पास, मतलब टैक्स पे करना जरूर छोड़ना उसके लिए। वो तो ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपकी एक आइडेंटिटी है उसके पास, ठीक है। ये भी ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। वो कितने लोगों के पास है? अरे वाह, गुड। और ऐसे कितने जिनको ड्राइविंग नहीं आती पर लाइसेंस है? ऐसा एक व्यक्ति है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जो है ना वो राज्यों के हाथ में है। राज्यों में आपको पता है राम राज्य चल रहा है, तो मैंने सुना है कि कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि मैं रहता दिल्ली में हूँ पर मैं अपने स्टेट से ड्राइविंग लाइसेंस मंगवा सकता हूँ, अपना ही मंगवा सकता हूँ, जाने की भी जरूरत नहीं है, टेस्ट तो छोड़िए, जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन ऐसे बनवाना मत। ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? एक पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट भी आपके पास? हाथ खड़ा करो। ये कम लोगों के पास है, ठीक है। और एक होता है वोटर आईडी। ये तो होगा सबके पास, वोटर आईडी है ना, ठीक है। अगर ये 5 न हो, वैसे ऐसा कोई होगा नहीं आप में से 5 ना हो जिसके पास, तो छठा ऑप्शन ये भी है कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से आपको जारी किया गया हो, और उस डॉक्यूमेंट को अगर वैलिडिटी हासिल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रेफरेंस इन 5 डॉक्यूमेंट्स के लिए दी गई है। बस ये ध्यान रखना, इस डॉक्यूमेंट का स्कैन करके इस फॉर्म में आपको अपलोड करना है, और बाद में
उसी डॉक्यूमेंट को प्रीलिम्स के दिन साथ में लेके जाना है। अगर आपने अपलोड किया ड्राइविंग लाइसेंस और लेके चले गए पासपोर्ट, तो वीजा लगा देंगे पाकिस्तान का, भेज भारत से बाहर है ना। सेम डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, जिसकी इंफॉर्मेशन दी है, वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है। कुछ बहुत बेसिक बातें थी प्रीलिम्स के फॉर्म के बारे में। और प्रीलिम्स के फॉर्म को लेकर एक अंतिम बात जो पार्ट 2 में है, वो है फी डिटेल्स। मुझे नहीं पता कि साइबर कैफे वाले लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं। फीस का जो नियम इसका है वो ये है कि या तो आप कैश पे करेंगे, या आप नेट बैंकिंग से पे करेंगे, और या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। तो पहले 2 कंडीशंस में अगर आप कैश पे करेंगे तो भारत में केवल एक बैंक को चुना गया इस काम के लिए, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप नेट बैंकिंग करेंगे तो भी केवल एक बैंक को चुना गया है, एसबीआई, और किसी बैंक से नहीं कर सकते हैं। और अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हैं तो ठीक है, वीजा भी है, मास्टर भी है और रुपए भी है। जितने भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे, एक आध छोड़ दें, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस तो थोड़ा सा अलग मानते हैं, ये सारे कार्ड्स या तो वीजा के थ्रू चलते हैं या मास्टर के थ्रू चलते हैं। तो इसका मतलब व्यावहारिक है कि कोई भी डेबिट कार्ड हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, उसके थ्रू पेमेंट्स आपकी हो सकती है। अगर आप कैश पे करना चाह रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो एक पे इन स्लिप आपको मिलेगी, जिसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और प्रिंट आउट की शर्त ये है, जिस दिन प्रिंट आउट लेंगे उसके अगले दिन, केवल यही ऑप्शन है, अगर एक दिन मिस हो गया तो काम खत्म, उस दिन भी नहीं कर सकते हैं। सुबह 11 बजे फॉर्म, और उस फॉर्म के बाद एक पे इन स्लिप निकल गई, उसका प्रिंट आउट ले लिया, उस दिन भी नहीं जाना बैंक, एक दिन छोड़ के भी नहीं जाना है, उसके अगले दिन ही जाना है बैंक में, और 100 रुपए जमा करने, उस कागज को दिखा के बैंक अपने आप यूपीएससी को इन्फॉर्म कर देगा कि इस ट्रांजैक्शन आईडी और इस रजिस्ट्रेशन आईडी से हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं, इससे आपका फॉर्म पूरा मान लिया जाएगा। ठीक। यदि आप नेट बैंकिंग करते हैं एसबीआई से, उसको कोई दिक्कत है नहीं, तो 24 आवर्स ओपन है, जब करना कर लीजिए, इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कैश पे किया है, आप पता कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो साइबर कैफे वाले लोग क्या करते हैं, अपनी कार्ड से पे कर देते हैं और आपसे 100 रुपए ले लेते होंगे, ऐसे कुछ करते होंगे ना। यूपीएससी के अकाउंट में कुछ साइबर कैफे वाले 10-10 हजार फॉर्म भरते होंगे, तो यूपीएससी डरती हुई क्या, कितना पढ़ने वाला बच्चा है, कितने फॉर्म भर देता है देखो। तो अगर आपने किसी ने कैश पे किया हो या करना चाह रहे हो, बस एक बार ध्यान रखिएगा, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि पेमेंट आपने बैंक में कर दी पर बैंक से इंफॉर्मेशन वहां नहीं पहुंची। ऐसे केसेस को यूपीएससी कहती है फिक्टिशियस पेमेंट केसेस। इसका मतलब उनके अकाउंट में पैसे तो आए हैं पर उनको ये नहीं पता कि पैसे किसके हैं, क्योंकि बैंक से सूचना ही नहीं। तो ज्यादा अच्छा है कि आप कैश वाला कार्य मत कीजिए, कार्ड से पे कीजिए, नेट बैंकिंग से पे कीजिए, ज्यादा आसान तरीका है। लेकिन मान लीजिए अगर किया है या करना है कैश में, तो ये ध्यान रखिए, जब फॉर्म भरने की लास्ट डेट निकल जाएगी उसके शायद 2 सप्ताह बाद, उसे फॉर्म में लिखा है, देख लीजिएगा, यूपीएससी अपनी वेबसाइट पे लिस्ट निकालती है पूरी कि जिन जिन व्यक्तियों के फॉर्म हैं किंतु पेमेंट डिटेल्स नहीं आई है हमारे पास, और वो ईमेल भी करेगी सबको। तो जो ईमेल आईडी आप देंगे, एक तो वो ईमेल आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए, अपनी दी है ना, वो तो उसकी नहीं है, अपनी दी है ना ईमेल आईडी। आप लोग ईमेल को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं नहीं करते हैं? अपना ईमेल अपने फोन में इस तरह से क्लब कर लीजिए कि उसके नोटिफिकेशन दिखते रहेंगे आपको। और ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ईमेल की सेटिंग्स में, यूपीएससी ने लिखा भी है फॉर्म में, कभी कभी ईमेल की सेटिंग्स में ऐसी व्यवस्था होती है कि इस, जैसे एनआईसी से ईमेल आएगा, भारत सरकार का जब भी आएगा, तो @nic.in, इस तरह के ईमेल आईडी से कोई भी ईमेल आए तो स्पैम में न चला जाए। ये व्यवस्था आपको अपने ईमेल सिस्टम में सेटिंग्स में करनी होगी। उससे क्या होगा कि अगर ऐसा कोई ईमेल आया तो तुरंत आपको दिख जाए। और यूपीएससी ने साफ साफ कहा हुआ है, जिस दिन हम ईमेल भेजेंगे उस ईमेल के प्राप्त होने के शायद 10 दिन का टाइम दे रखा है, उसके अंदर उस उम्मीदवार को अपना प्रूफ कि उसने फीस पे की थी बैंक में हमें सबमिट करना होगा। और यदि वो सबमिट नहीं करता है तो उसका कैंडिडेचर वहीं समाप्त हो जाएगा और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे।